दर्शकों, स्वागत है आपका सारा अधिकार न्यूज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के वो सारे अचीवमेंट जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए किए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन के लिहाज से मुंबई दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक है। शहर वास्तव में एक टिंडर बॉक्स है और किसी भी प्रशासक के लिए दुष्स्वरूप है। इसकी जनसंख्या 20.66 मिलियन है और इसका जनसंख्या गंतव्य न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन से 10 गुना अधिक है। इसकी लगभग 40% आबादी मलिन बस्तियों में रहती है और चुनौती अब एक उग्र कोविड-19 महामारी के साथ और भी जटिल हो गई है। फिर भी स्थिति को उल्लेखनीय तरीके से नियंत्रित कर लिया गया उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस के प्रिकॉशन को लेकर कोई भी ढील नहीं छोड़ी। उन्होंने उस महामारी को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नगरपालिका तबाही हो सकती थी। उद्धव ठाकरे की उपलब्धि के पैमाने को समझने के लिए मुंबई शहर की बेहद नुकसानदेह जनसंख्या को समझना आवश्यक है। साल 2021 में प्रकाशित विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की जनसंख्या वर्ष 1950 से 7 गुना बढ़कर वर्तमान 21 मिलियन हो गई है। 9 मिलियन से अधिक लोग जनसंख्या 41.3% मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है और स्वच्छता सुविधाएं दुर्लभ है। एक और चुनौती ये है कि दुनिया के सबसे बड़े स्लम समूह में से एक धारावी शहर के केंद्र में स्थित है, जहां मात्र 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी में लगभग 5000 व्यवसाय है और 15,000 एकल कक्ष कारखाने हैं। उद्धव ठाकरे और उनका प्रशासन न केवल नियंत्रित करने में कामयाब रहा है, बल्कि महामारी के प्रसार को भी काफी हद तक नियंत्रित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए उनके प्रशासन में दूसरी रेल आने की दूरदर्शिता थी और तदनुसार रसद, चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए थे। भारत के कई हिस्सों के विपरीत मुंबई में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई थी। मुंबई के लिए ऑक्सीजन की समस्या इतिहास थी, जबकि केरल के अपवाद के साथ कई हिस्सों में प्रशासन झपकी ले रहा था और उनके अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सख्त संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि शरीर की गिनती सांख्यिकीय समातन मंडल के माध्यम से तेज होने लगी थी। यह हासिल किया गया क्योंकि महाराष्ट्र के दूरदर्शी प्रशासन ने दूसरी लहर की आशंका जताई थी और ऑक्सीजन के बफर स्टॉक, निर्बाध वितरण प्रणाली और उपलब्ध ऑक्सीजन का इष्टतम सही उपयोग बनाया था। ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि उद्धव ठाकरे किस तरह से प्रशासन चलाते हैं। वो मेडिकल टीम के एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस टीम के सलाह पर चलते हैं। उनके पास इकबाल सिंह चाहल जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं। उद्धव हमेशा अपने लोगों से सीधी बात करना पसंद करते हैं। उद्धव हमेशा अपने लोगों से सीधे बात करने का विकल्प चुनते हैं। वह मराठी में बात करते हैं। वह गंभीर पैतृक स्वर में बोलते हैं और हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं। वह कठिन तथ्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की परिप्रवक्ता को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और महाराष्ट्र को आश्वासन दिया गया है कि वे अपने नेता से सच्चाई सुनेंगे। महाराष्ट्र में कोविड के आंकड़े अक्सर उनके विरोधियों द्वारा गलत तरीके से बड़े बताए जाते हैं। ऐसे इसलिए है क्योंकि कई राज्यों के विपरीत महाराष्ट्र वास्तव में बड़े पैमाने पर परीक्षण में लगा हुआ है और आंकड़े सार्वजनिक कर रहा है। और ये सारी चीजें कोरोना काल में
बहुत ही खूबसूरती से कोरोना को कंट्रोल किया गया उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में। एक राजनेता के लिए न केवल सही जानकारी प्राप्त करने के लिए बल्कि उसे अपने मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए भी अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। गंभीर शासन और सक्षम प्रशासन वही है जो महाराष्ट्र चाहता है और यही वह है जो उद्धव ठाकरे राज्य और उसके लोगों को प्रदान करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत हर चौराहे पर लुटी जा रही है, आपको कुछ समझता नहीं है? 2024 में नहीं ट्रेन छूट गई, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में। वहां शांति करनी है तो भेजो ना इनकम टैक्स सीबीआई भेज दो, वापस आते ही के नहीं तो जब चुनाव आते हैं तो आपस में लड़ाई लगा देते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, आपस में जाति पाति की दीवारें खड़ी करती है। आप लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे। आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आपने ये देश मतलब आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। विकास, हम विकास कर रहे, क्या किया है विकास? विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए। अगल बगल में कौन है? मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, करो ना। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। को ऐसे लगता है कि मैं मतलब थाने नहीं, थाना और शिवसेना, और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूँ। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते, अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। मैंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसमें संविधान के आधार पर मैंने ली थी और उसमें मैंने कहा था ये शपथ कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, भेद नहीं करूंगा। आपस में लड़ाई क्यों करनी है? हाँ, यहां जो कुछ मैं कर सकता था कोरोना के समय में मैंने बिल्कुल किया, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है जो और किसी के नसीब में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मुझे अपने एक परिवार का सदस्य मानती है। ये लोग गए ना गले में एक बेल्ट बांध के, नहीं मेरे गले में पट्टा, हाँ ऑपरेशन हुआ इसलिए वो कॉलर पहननी पड़ती है, लेकिन वैसे पट्टे बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि बाला साहब का खून मेरे रग में है, रगों में खून है उनका। मैं कभी लाचार नहीं हो जाऊंगा या कभी गुलाम नहीं हो जाऊंगा। मैं झुकूंगा जरूर, लेकिन वो झुकूंगा आप सारे लोग जो मेरे हिंदू लोग हैं, सारे लोग मेरे अपने हैं, उनके सामने मैं जरूर झुकूंगा, लेकिन इनके सामने नहीं। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाविकास आघाडीचं सभा झालं होतं ना आपल्या, सारे गोर गरीब लोक तिकडे आली होती, सब जाति के सब सारे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, जो बेवकूफ नकली हिंदू है उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जाकर उसमें गोमूत्र शिंपडलं का अपवित्र झाले। माणसासारखी माणसं जमलेली त्यांना तुम्ही अपवित्र मानता, ये कौन सा हिंदुत्व है? जो हमारा हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हाथ में काम, ऐसा हमारा हिंदुत्व है। लेकिन इंसान में जो भेद करते हैं, पवित्र अपवित्र, इनका हिंदुत्व झूठा है और इनके हिंदुत्व का जो झूठा नकाब है वो हमें खींचना है, वो हमें आपल्याला तो मुखोटा फाड़ून काढायचा। क्या है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है। आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, अरे जिस हनुमान ने एक सीता के लिए पूरे लंका का दहन किया, सीता हरण हुआ इसलिए रामायण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया इसलिए महाभारत हो गया। दुख की बात तो यही है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो धृतराष्ट्र बैठे थे वहां राजा, लेकिन उनकी तो दृष्टि नहीं थी, दृष्टिहीन थी। आज की सरकार वहां जो बैठी है वो क्या धृतराष्ट्र है? अपने ही देश में मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो किया गया वो तो सिर्फ वीडियो सामने आए इसलिए पता चला। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ये ऐसी चीजें तो, ऐसे घटना तो बहुत हुई है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत हर चौराहे पर लूटी जा रही है।
आपको कुछ समझता नहीं है? वहां की राज्यपाल महिला है, कुछ कर नहीं रही। अरे हमारे यहाँ जो राज्यपाल थे ऐसे मस्ती करते थे, भेजो उनको वहां पे। मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी एक कागज पे, जैसे संजय जी ने कहा, मैं भी 2 पंक्तियां लिख के लाया हूं। आज के देश की स्थिति कैसी है? खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उस वक्त जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनकी लज्जा बचाई। लेकिन अब कौन है? कौन बचाएगा? कौन आएगा? श्री कृष्ण। और इसलिए कुछ पंक्तियां जो मराठा कवि उपाध्याय जी थे, उनकी कविता है, और उन्होंने लिखा है कि अब द्रौपदी क्या करेगी। तो उन्होंने द्रौपदी के लिए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब गोविंद आने की उम्मीद छोड़ दो। गोविंद तो बैठा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, धृतराष्ट्र जैसे। अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो। खड्ग संभालने का वक्त आया है अभी। खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। यूं तो बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। 50 को के एकदम होके, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्या यही हमारा हिंदू राष्ट्र और यही हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? तो कहां गई आपकी हिम्मत? क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? मणिपुर भी मैंने कहा ना कि वहां शांति करनी है तो भेजो ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो। वापस आते ही के नहीं। और शायद एक बात हो सकती है, अमित शाह जी एक बार जाके आए, दोबारा भेजो। जितने सारे वहां के जो लोग हैं दंगा फसाद करने वाले, सारे बीजेपी में ले लो, मणिपुर शांत हो जाएगा। क्यों? यही तो नीति चल रही है। अगल बगल में कौन है? मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। करो ना, करो। लेकिन जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, उन्हीं को लेकर आपने महाराष्ट्र की सरकार जो शिवसेना तोड़कर आपने बनाई थी, मजबूत थी, तो भी और मजबूत करने के लिए उनको तोड़ा। और कोई मिला नहीं आपको? आप में आत्मविश्वास नहीं है। आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर, एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आप नहीं है, देश मतलब मेरे सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, वो है देश। अब जो एक चर्चा इनका क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो आपस में लड़ाई लगा देते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, आपस में जाति पाति की दीवारें खड़ी करती है। आप लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे और विकास के सपने दिखाएंगे। विकास, हम विकास कर रहे हैं। क्या किया है विकास? विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, तो क्यों हमने सबने उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। कि आज जो आजादी के मतलब हम सब, हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर आया है कि 2024 में नहीं तो ट्रेन छूट गया, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में जाएगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अब साथ में आप आए हो, साथ में ही रहेंगे। भले कितनी करनी है कोशिश करने दो, लेकिन हमारी जो एकता है उसको हम टूटने फूटने नहीं देंगे और मेरे भारत माता को हम आजाद ही रखेंगे। यही हम शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।